नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास की हम लोगों ने व्याकरण स्टार्ट की है और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको 9th क्लास के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से व्याकरण के टॉपिक आपके कोर्स में इस साल जुड़े हैं, वो सारे टॉपिक मैंने आपको नोट करवाए थे। साथ ही मैंने आपको ये समझाया था कि व्याकरण को सीखने के लिए या व्याकरण के जो भी टॉपिक हमारे कोर्स में हैं उन्हें सीखने के लिए पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट टॉपिक के रूप में एक वर्णमाला जो है इसे स्टार्ट किया है। वर्णमाला जो है आपके कोर्स में नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ वर्णमाला के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत सी व्याकरण से संबंधित बारीकियां सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग जब लिखते हैं तो लिखते समय कई चीज़ों को लेकर अशुद्धियां आती हैं तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को मात्रा का ज्ञान, स्वर और व्यंजनों का ज्ञान और उच्चारण स्थान क्या होते हैं, ये सब बातें सिखा रहा हूँ। और इनको सिखाने के पीछे एक उद्देश्य और भी है बच्चों, क्योंकि आपके जो टॉपिक है अलंकार, उस अलंकार को सीखने के लिए भी आप ये जो वर्णमाला है इसको जरूर सीखिएगा, तभी आप लोग जो है अलंकार भी सीख पाएंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये बात हम लोगों ने जान ली थी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के भेद। तो यहाँ हम लोग सीख रहे थे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। तो 2 भेद जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी हमने जाना था। 1 नंबर पर जो है वो स्वर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्वर होते हैं। अब ये जो स्वर हैं इसका मतलब क्या है, यानी स्वर किसे कहते हैं? तो ये देखिए कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो देखिए बच्चों, आप वीडियो देखते रहें और यहाँ आप नोट भी करते चलें कि वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण के 2 भेद होते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं स्वर। स्वर कह रहे हैं कि जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता, किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों का उच्चारण, अर्थात स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई हिंदी के अंदर स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बनाई बच्चों कि सबसे पहले आपने लिखना है स्वर, और ये स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और ये औ। ये आपके 11 स्वर हो गए। साथ में हम लोगों ने दूसरी लाइन पर ये लिखा था कि हम इनकी मात्राएं भी लिखेंगे। ए की कोई मात्रा नहीं होती है,
ये आ की मात्रा, ये लघु ई की मात्रा, ये दीर्घ ई की मात्रा, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा और ये ऐ की मात्रा, फिर हम लोग ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। ये इनके नीचे क्या लिख दिए मैंने, इनकी मात्रा लिख दी है। और फिर मैंने इसके बाद ही आपको ये समझाया था कि जब भी किसी व्यंजन के अंदर स्वर मिलाते हैं तो व्यंजन आगे रहता है और जो स्वर होते हैं वो पीछे होते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि भाई कै और धन ए, यानी स्वर आगे रहेंगे और व्यंजन, ये जो स्वर हैं ये आगे हैं यहाँ और ये व्यंजन जो है यहाँ पर रहेंगे। तो जब इनको मिलाते हैं तो इनका जो स्वरूप होता है वो किस रूप में दिखाई देता है, इस तरह दिखाई देता है। तो मान लीजिए मैं अभी आपके सामने ये सभी स्वर मिला दूं तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क, इधर क्या है का, इधर क्या है की, इधर की, इस साइड क्या होगा कु, इधर क्या होगा कु, इधर क्री, यहाँ क्या हो जाएगा के, इधर क्या होगा कई, इधर क्या होगा को और ये क्या होगा कऊ। तो मैंने ये क्या लिखा है बच्चों, आप ये देखिए कि ये व्यंजन वर्ण के अंदर मैंने स्वर मिलाया है, व्यंजन प्लस स्वर का मेल किया है। तो आप इस तरह से एक छोटी सी टेबल अपनी नोटबुक के अंदर बना लेंगे ताकि हम लोग इसमें इन दोनों चीज़ों का अंतर समझ सकें कि स्वर क्या हैं और व्यंजन क्या हैं। तो देखिए यहाँ ये टेबल मैंने बना दी है। स्वरों की संख्या अगर पूछी जाती है तो क्या बताना है, 11 स्वर होते हैं, लेकिन जो मात्राएं होती है बच्चों वो 10 मात्राएं होती है। इन बारे में, इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ए, आ, ई, इनको आप बोल रहे हो, इनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। लेकिन जब आप इनको बोलेंगे क, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कऊ, तो इसमें आवाज़ क्या आ रही है, ए, आ, ई, उ, ठीक है, इस तरह आवाज़ आ रही है। किसकी आवाज़ आ रही है, स्वरों की। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है, या ये कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जो व्यंजन होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो हम व्यंजन वर्णों के बारे में बाद में बात करेंगे। उसी समय मैं आपसे एक बात ऐसी करने वाला हूं जो शायद आप लोगों ने पहले ना पढ़ी हो, कि जितने भी 33 व्यंजन होंगे उनके अंदर कुछ व्यंजन ऐसे होंगे जो खड़ी पाई वाले होते हैं और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें गोल वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिनको गोल वर्ण कहा जाता है। और एक ऐसे भी वर्ण होंगे जो खड़ी पाई को पार करके पूर्ण वर्ण बनते हैं। और रैफ वर्ण क्या होता है, रैफ का प्रयोग हम लोग कितने रूपों में करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अभी आप केवल 9th क्लास के विद्यार्थी हो और मैं आप लोगों के साथ में इस तरह से जुड़ना चाहता हूं कि आपकी जो व्याकरण है वो इतनी मस्त हो जाए, इतनी बढ़िया तरीके से सीख जाओ आप व्याकरण को कि फिर आपको आने वाली क्लास में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई स्वर के भेद, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद हम पढ़ रहे हैं। तो स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे, 2 भेद होते हैं। स्वरों के 2 भेद होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पर हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं बच्चों, दीर्घ स्वर। इस दीर्घ स्वर को ही क्या बोला जाता है, मूल स्वर बोला जाता है। और इसी का एक नाम है बच्चों एक मात्रिक स्वर, और इसके अन्य नाम भी है
इसे बीजा अक्षर भी बोलते हैं, इसे जड़ स्वर भी बोलते हैं, इसे प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं, इसे नैसर्गिक स्वर भी बोलते हैं। यानी जो दीर्घ स्वर है इसके कई नाम हैं। जब कभी फ्यूचर में कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे आप लोग और वहाँ जब व्याकरण आती है तो वहाँ इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि जो दीर्घ स्वर है उसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये नाम तो आप जानते ही हो, दीर्घ स्वर है यानी कि मूल स्वर है, सॉरी इधर देखिए गलत हो गया, इसको दीर्घ नहीं मतलब लघु स्वर, क्या बोलेंगे, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और बीजा अक्षर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, प्राकृतिक स्वर, ये सब इसी के नाम हैं। अब लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी वर्णों को बोलते समय जो श्वास है, हवा है, उसकी कम मात्रा लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जिन वर्णों को बोलते समय कम से कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लघु स्वर बोलते हैं। और संस्कृत में जो लघु स्वर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऋस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर बोलते हैं ना, ऋस्व स्वर होता है, शुद्ध उच्चारण क्या होता है, ऋस्व स्वर, तो उसको हम ऋस्व स्वर बोलते हैं। और इनकी जो संख्या होती है बच्चों वो 4 होती है, ए, ई, उ और ये री। कितने होते हैं, 4 होते हैं। लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वरों की जो संख्या होती है 4 होती है। परिभाषाएं आपको याद नहीं करनी क्योंकि हमारे कोर्स में सिलेबस में नहीं है, केवल हमें एक ऐसी नॉलेज चाहिए जिसके माध्यम से हम आगे जो अलंकार का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लियर हो जाए। तो दूसरे नंबर पर देखिए बच्चों, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इस दीर्घ स्वर को बोलते हैं संधि स्वर और इसी को बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर। और इसी का एक नाम होता है द्विमात्रिक। क्या नाम होता है बच्चों, द्विमात्रिक। अब इसे संयुक्त या संधि स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 स्वरों के योग से बने होते हैं। ये जो दीर्घ स्वर है ये 2 स्वरों के योग से बने होते हैं, इसी वजह से इन्हें संधि स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं, इसके भी कई नाम हैं। तो यहाँ देखिए, ए से दीर्घ क्या होता है, आ, ई से दीर्घ क्या होती है, बड़ी ई, ऊ से दीर्घ क्या होता है, बड़ा ऊ। और इसके अलावा देखो ए, आई, ओ और ये औ, ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए ये तीनों वर्ण और ये चारों वर्ण, 2 तरह के वर्ण हैं यहाँ पर। ये तो दीर्घ संधि में काम आते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, 2 समान स्वरों के योग से बन रहे हैं। तो 2 समान स्वरों के योग से बनने वाले जो वर्ण होते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं सजातीय वर्ण या सवर्ण भी बोलते हैं। 2 समान वर्णों के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं सजातीय वर्ण या सवर्ण। क्या बोलते हैं उनको, सजातीय वर्ण या सवर्ण बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है कि ऐसे वर्ण जो 2 अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं। 2 अलग अलग मतलब देखिए, ये जो ए बनता है बच्चों, ये कैसे बनता है, ए और प्लस ई और बराबर क्या बन गया, ये ए बन गया। क्या बन गया, ये ए के बाद में ए आता है तो क्या बन जाता है, आई। ऐसे ए के बाद में ऊ आता है तो ओ बन जाता है, संधियाँ हो जाती है इनके बीच में। तो आप ऐसा समझिए कि 2 समान स्वरों के योग से बनने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय वर्ण। और जो 2 अलग अलग स्वरों के योग से बनने वाले वर्ण होते हैं उनको हम कहते हैं विजातीय वर्ण। क्या बोलते हैं उन्हें, विजातीय वर्ण। 2 समान स्वरों के योग से बनने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। और 2 अलग अलग स्वरों के योग से बनने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विजातीय वर्ण कहते हैं। इस तरह से यहाँ केवल अभी हम लोग स्वरों को सीखे हैं।
फिर मैं आप लोगों को व्यंजन बताता हूँ और फिर वो बातें सिखाता हूँ जिसका इंतज़ार आप लोगों को। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में आप लोगों को। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है। कितने अच्छे से हम लोग जैसे पहली क्लास में आ गए हो, ए अनार सीख रहे हैं। आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, क्या सर ए अनार सिखा रहे हो आप, लेकिन बच्चों इस ए अनार में आपकी व्याकरण छिपी हुई है। इस ए अनार से ही आप आगे के व्याकरण के टॉपिक समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे आपको प्रत्यय भी सीखने हैं, उपसर्ग भी सीखने हैं, परसर्ग वाला टॉपिक सीखना है, वाक्य सीखने हैं, मुहावरे सीखने हैं, अलंकार सीखने हैं। ये सारे टॉपिक आप लोग वर्णमाला से ही जुड़ते हुए सीखते हुए चलेंगे और कई ऐसी बातें भी सीखेंगे जिससे आप अशुद्ध लिखना भी कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा आप समझ ही गए होंगे कि जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय किसी स्वर की सहायता, जिन वर्णों को बोलते समय किसी स्वर की सहायता ली जाती है, किसी स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनकी संख्या 33 होती है, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? भाई जैसे स्वर पढ़े आप लोगों ने, तो स्वर कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। लेकिन जो व्यंजन है बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। ये जो स्पर्श व्यंजन होता है बच्चों, इसी का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। क्या नाम है? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अब देखिए वर्गीय व्यंजन नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं बच्चों? 5 वर्ग होते हैं। जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै, चै, टै, तै, पै। कुचु टू तू पू, संस्कृत में कैसे बोलते हैं? कुचु टू तू पू। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलंकार पढ़ने हैं, और अलंकार पढ़ने हैं तो वहाँ वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अलंकार जो है एक शब्द अलंकार होता है और एक अर्थ अलंकार होता है। तो जो शब्द अलंकार होता है वहाँ वर्ण और शब्द का महत्व होता है, इसलिए हमें वर्ण तो सीखने ही पड़ेंगे। वर्णों का जो सही क्रम है वो भी सीखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है, इसके अंदर बच्चों ये 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कै वर्ग, फिर हम बात करें चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और ये पै वर्ग। ये 5 वर्ग हो गए।
कितने वर्ग हो गए बच्चों? ये 5 वर्ग हो गए और इन पांचों ही वर्ग को हम लोग सीखेंगे तभी ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो इन्हें वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं बच्चों? एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और टोटल कितने होते हैं? ये 25 वर्ण होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। कैसे लेकर और मैं तक, कै कबूतर से लेकर और मैं मछली तक। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो याद करेंगे कै, खे, गे, घे और गे। आप लोग कैसे याद करते हो? कै कबूतर, ख खरगोश, गे गमला, घे घड़ी, अणे खाली। लेकिन अणे खाली तो 3 आएंगे। इन तीनों को किस किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग पहचानेंगे बच्चों। तो यहाँ हम लोग 5 वर्ग को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कै वर्ग आपको क्लियर हो गया। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कै, खे, गे, घे, गे, सब जानते हो आप, कै, खे, गे, गे, घेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं खड़ी पाई वाले कितने वर्ण हैं। 33 में से खड़ी पाई वाले वर्ण कितने हैं और गोल वर्ण कितने हैं और रैफ का नियम क्या है, रैक का प्रयोग कितने तरीके से करते हैं, वो सब चीज सीखेंगे। तो देखिए, चै वर्ग में कौन सा वर्ण होता है? चै, क्षय, जय, झ और ये ञ। चे, छ, जय, झ, ञ। इसी तरह टे वर्ग में देखिए, टे, फिर आता है ठे, फिर आता है डे, फिर आता है ढे और फिर आता है ण। टे, ठे, डे, डे, ण। टे, ठे, डे, ढे, ण। टे, ठे, डे, डे, ण। इसी तरह ते वर्ग आता है तो देखिए ते, फिर क्या आता है थे, दे, धे और ये न। ते, थे, दे, धे, न। ते, थे, दे, दे, न। इसी तरह पै वर्ग में देखिए पै, फिर आता है फै, फिर आता है बै, फिर आता है भै और फिर आता है मैं। पै, फै, बै, भै, मैं। इस तरह ये कैसे लेकर मैं तक टोटल वर्ण कितने होते हैं? ये 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। तो देखिए, आपको अगर अलंकार सीखने हैं तो इनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। इनका क्रम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं दिमाग में देख लीजिए, कै, खे, गे, घे, गे। ऐसे चै वर्ग में कौन से वर्ण हैं? चै, छे, जय, झे, ञ। ऐसे टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे, ण। ऐसे ते वर्ग में ते, थे, दे, धे, न। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मैं। ये तो समझ में आया। लेकिन आपको यूं भी याद होना चाहिए। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वर्ग के प्रथम वर्ण होते हैं कै, चै, टे, ते, पै। कै, चै, टे, ते, पै। दिखाई दे रहा है? कै, चै, टे, ते, पै। कै, चै, टे, ते, पै। अगर वर्ग के दूसरे वर्ण हैं तो दूसरे वर्ण कौन से बच्चों? तो देखे, खे, छे, ठे, थे, पै। खे, छे, ठे, ते, फै। खे, छे, ठे, थे, फै। खे, छे, ठे, ते, पै। वर्ग के तीसरे वर्ण कौन से हैं? गे, जे, डे, दे, बे। गे, जे, डे, दे, बे। गे, जे, डे, दे, बे। वर्ग के चौथे वर्ण कौन से हैं? घे, झे, ढे, धे, भे। और वर्ग के पंचम वर्ण कैसे याद करोगे? कैसे करोगे? अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली, न, मैं। ऐसे करोगे क्या? ऐसे नहीं करना। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है इंगे। क्या बोला जाता है? इंगे। आधा न और गे, इंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इंये, इंये, अंजे। क्या बोला जाएगा? इंये, इंजे। इसको क्या बोलेंगे? ण। क्या बोलेंगे? ण। अणे नहीं, ण। ठीक है, ऐसे न और मैं। क्या बोलेंगे? न, मैं। तो इस तरह से देखिए, आप लोगों को याद हो जाएंगे कि ये टोटल 25 वर्ण जो हैं ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, स्पर्श का मतलब समझने की जरूरत है। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, स्पर्श करना। अर्थात
जिन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करती हुई निकलती है तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग याद ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना सा ही आप लोग याद कर लेंगे तो मज़े आ जाएंगे। इसमें बड़े शानदार तरीके से आप अलंकार पढ़ेंगे और भी टॉपिक आपको आनंद से समझ में आएंगे बच्चों। दूसरे नंबर पर देखिए, जो दूसरा पॉइंट है, यानी हाँ इसे हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ये व्यंजन का दूसरा भेद है जिसे हम क्या कहेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। अब ये जो अंतःस्थ व्यंजन है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कि ऐसे वर्ण, अंतः का मतलब क्या होता है समझिए, अंतः का मतलब होता है अंदर और इस्त मतलब स्थित होना, अंदर की ओर स्थित होना। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय श्वास वायु मुख के अंदर की ओर प्रवेश करती है, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय श्वास वायु मुख के अंदर की ओर प्रवेश करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? य, व, र, ल। ठीक है, य, व, र, ल सबके साथ आप हलंत कर देंगे, ये 4 हो गए। और इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर जो बात आपने ध्यान रखनी है उसे कहेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है गरम वाष्प, हवा, गरम वाष्प हवा। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जो श्वास वायु है वो एक गर्म वाष्प के रूप में, एक गर्म हवा के रूप में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं बच्चों। और इनकी संख्या भी 4 होती है। देखिए श, श, से, है, ये 4 होते हैं। इनको जब बोल के देखना, आप जब बोलेंगे श तो ये हवा गर्म आएगी, गर्म हवा आएगी आपके। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर श्वास वायु गर्म हवा के रूप में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यहाँ व्यंजन पढ़े अभी हम लोगों ने। अब ये देख लीजिए, ये तो 33 के 33 व्यंजन हैं। इन 33 व्यंजन के अंदर जो खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए, इधर 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक होता है 22। यानी कि खड़ी पाई वाले जो टोटल वर्ण हैं बच्चों, इसको भूल गए थे अपन, तो खड़ी पाई वाले जो अक्षर हैं बच्चों टोटल कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 वर्ण खड़ी पाई वाले होते हैं। अब सर ये खड़ी पाई क्या है, पहले ये तो समझाओ आप। तो ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको आपकी नई दुनिया की ओर लेकर चलता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग यहाँ सीखने वाले हैं। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, फिर हम सीखेंगे कि कितने वर्ण हैं जिन्हें हम खड़ी पाई वाला वर्ण बोलते हैं। पहले तो खड़ी पाई समझिएगा आप लोग कि खड़ी पाई का मतलब क्या होता है, शिरोरेखा का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों से इसी तरह की शब्दावली में बात करने वाला हूं, क्योंकि धीरे धीरे हम व्याकरण की बारीकियां जो हैं सीखते हुए चलेंगे। तो देखिए बच्चों, ये 2 तरह की, एक तो रेखा ये है और एक ये है। ये 2 रेखाएं ध्यान दीजिए। ये जब शब्दों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है इसे तो हम कहते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं इसको? शिरोरेखा। इसे क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। और ये वाली जो खड़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं खड़ी पाई। इसे हम क्या कहते हैं? खड़ी पाई। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि 22
वर्ण 22 व्यंजन ऐसे हैं जो खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। अब देखिए उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले देखिए कि 2 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो इस खड़ी पाई को पार करके जाते हैं। जैसे ये है, तो ये जैसे आपने लिखा कै और ये इधर आ गया, ये ऊपर खींचिए शिरोरेखा होगी। ठीक है, सीखते हुए चलें बच्चों। तो देखिए ऊपर की जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं, वो सॉरी शिरोरेखा कहते हैं। ऊपर की जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। और ये जो सीधी ये रेखा आती है इसे हम क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस खड़ी पाई को पार करके, वापिस सुन लेना, ध्यान दीजिए बच्चों, इस खड़ी पाई को पार करके जाने वाले केवल 2 व्यंजन वर्ण हैं। केवल 2 व्यंजन वर्ण हैं। इस खड़ी पाई को पार करके जाने वाले केवल 2 व्यंजन वर्ण हैं। एक तो कौन सा है बच्चों? अभी लिख के बताया, जैसे कै ऐसे लिखेंगे और ये पार होके आ गया, क्या बन गया? ये कै बन गया। इसी तरह दूसरे नंबर पर कौन सा है? जैसे ये अक्षर है और आपने लिखा, ये लिख दिया, तो इधर देखो ये और ये क्या है? एफ, यानी कि फै। क्या है ये? फै। तो 2 अक्षर तो ऐसे हैं जो इस खड़ी पाई को पार करके जाते हैं। अब यहां भी देख लेना कि इनको जब आधा वर्ण बनाएंगे, तो इनको आधा वर्ण बनाने का तरीका क्या है ये भी सीखे बच्चों। तो अब जब इसको आधा वर्ण बनाते हैं तो इसको केवल इतना सा हटा देते हैं, तो ये क्या बन गया? आधा वर्ण हो गया। क्या बन गया? ये आधा वर्ण। और जब जो फै है इसको आधा बनाएंगे तो इसमें से भी ये आधा सा हटा देते हैं, तो ये भी आधा बन गया। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनको आधे वर्ण के रूप में लिखते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि 2 तरह की रेखाएं होती हैं, एक शिरोरेखा होती है और एक खड़ी पाई वाली रेखा होती है। इन 2 रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे 2 वर्ण हैं जो इन रेखाओं को पार करके और आगे की साइड में जाते हैं। तो ऐसे 2 वर्ण हैं जो रेखा को पार करके, खड़ी पाई की जो है, इस खड़ी पाई को पार करके और फिर ये कंप्लीट होते हैं, पूरे बनते हैं। ऐसे व्यंजन वर्णों को आधा वर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं कि इनका ये जो आगे का भाग रहता है इसको हटा देते हैं और ये क्या बन जाता है? आधा वर्ण बन जाता है। इसी तरह ये जो फै है ये भी यूँ रहता है, तो इसको भी ये इतना सा हटा देते हैं और ये आधा वर्ण बन गया। तो 2 अक्षर आधा बनाना सीख गए हो। अभी ये भी देखेंगे कि ये किस, यानी कि जो लघु मात्रा होती है, एक दीर्घ मात्रा होती है, तो ये मात्राओं के बीच में कैसे लिखे जाते हैं। फिलहाल आप तो सीखने की कोशिश करें कि 2 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करके जाते हैं तब कंप्लीट होते हैं, वो पूरा बनता है। और जब ऐसे व्यंजन वर्ण को आधा बनाते हैं तो इनका खड़ी पाई के आधे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम आधा काट देते हैं, आधा हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आधा वर्ण बन जाता है। क्लियर सभी को? चलिए ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो 22 वर्ण हैं वो ऐसे हैं जो खड़ी पाई वाले वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं नियम लिख देता हूँ, ये 2 चीज़ तो समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ मैं नियम लिख देता हूँ, आधा वर्ण बनाने के नियम। आधा वर्ण कैसे बनता है? तो ध्यान दीजिएगा कि खड़ी पाई को पार करने वाले केवल 2 वर्ण होते हैं। खड़ी पाई को पार करने वाले केवल 2 वर्ण होते हैं और वो 2 वर्ण कौन से हैं? कै और फै। इस तरह सीख लीजिए। खड़ी पाई को पार करने वाले केवल 2 वर्ण होते हैं, कै और फै। ऐसे वर्णों का आधा वर्ण बनाते समय
ऐसे वर्णों का आधा वर्ण बनाते समय इसमें जो खड़ी पाई के आगे वाला हिस्सा होता है उसमें से आधा जो है उसे काट दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है और ये अक्षर क्या बन जाते हैं, आधे बन जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें मालूम है लेकिन अभी आपको नियम नहीं पता, तो मैं आपको नियमों के साथ ये चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आप लिखते हो ना कई तरह की अशुद्धियाँ करते हो। अभी बात करूंगा मैं आप लोगों से, पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या गलतियां करते हो। बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग, मात्रा कब छोटी लगेगी, मात्रा कब बड़ी लगेगी, आप सब भूल जाते हो। जहाँ छोटी मात्रा लगनी चाहिए वहाँ बड़ी लगा देते हो, जहाँ बड़ी मात्रा लगनी चाहिए वहाँ छोटी लगा देते हो। ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है और यही कारण है कि आपको लिखते समय कई बातें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, अशुद्ध हो जाती हैं, कई शब्द आप अशुद्ध लिख देते हो। ठीक है, और दूसरा नियम हम नोट करेंगे, खड़ी पाई वाले, खड़ी यहाँ पर पूरा लिख लेना, खड़ी पाई को, ठीक है, खड़ी पाई वाले कुल वर्ण 22, कुल वर्ण 22 वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी खड़ी पाई वाले जो कुल वर्ण होंगे वो कितने वर्ण होंगे, 22 वर्ण होंगे। अब 22 वर्ण मैंने अभी आपको गिनाए थे, आपके सामने पूरा चार्ट लगा हुआ है, उसमें देख लीजिए वो खड़ी पाई वाले वर्ण क्या है। खड़ी पाई वाले वर्ण को जब आधा वर्ण बनाते हो, खड़ी पाई वाले वर्ण को जब आधा वर्ण बनाते हो तो उनकी खड़ी पाई हटा दो, खड़ी पाई को हटा दो। ठीक है ना, अब खड़ी पाई को हटा देंगे तो देखो जैसे कै जो हो गया, ये तो यहाँ गया, कै के बाद में क्या आता है, ये खे, फिर गे, फिर घे, फिर इंगे को छोड़ दो, फिर आप कै के बाद में चे वाली लाइन में आ जाओ तो क्या आएगा, चे, छे को छोड़ दो, जे, झे और ये। ठीक है, टे, ठे, ढे, ढे, णे, ये णे। ठीक है, इसी तरह ते, ते आ जाएगा, थे आ जाएगा, दे को छोड़ दो, धे आ जाएगा, ते, थे, दे, धे, ने, ने आ जाएगा। फिर आएगा पे, पे भी आ जाएगा, फे को छोड़ दो, आ गया पे, फे, फिर बे, फिर भे, फिर मैं। ठीक है, अब देखो ये, वे, रे को छोड़ दो, ये वे, और फिर आ जाओ ले। फिर देखिए शे, शे, से। अब देखिए गिनना ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये जो 22 वर्ण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं खड़ी पाई वाले वर्ण। तो खड़ी पाई वाले कुल वर्ण कितने होते हैं, तो खड़ी पाई वाले कुल वर्ण 22 वर्ण होते हैं, ये 22 वर्ण। अब इन वर्णों को जब आप आधा वर्ण बनाओगे तो इनके साथ में जो खड़ी पाई लग रही है इनको आप हटा देंगे, इनको जब हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आधा वर्ण बन गया। दिख गया कि आधा वर्ण कैसे बनाएंगे, ये इस तरह से नजर आ जाएगा, ये इस तरह से नजर आ जाएगा आधा वर्ण। ठीक है, तो अभी समय अभाव की वजह से इस टॉपिक को थोड़ा बीच में छोड़ रहा हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखेंगे, साथ ये भी जानेंगे कहाँ छोटी मात्रा लगती है, कहाँ बड़ी मात्रा लगती है, रे के कितने रूप होते हैं, रे के अंदर जब छोटा ऊ मिलता है तो उसका रूप कैसा होता है, और रे के अंदर जब बड़ा ऊ मिलता है तो उसका रूप कैसे होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए चल रहा है बच्चों। विश्वास करिए इस टॉपिक को सीखने के बाद आपके पास गलतियां करने के कम चांस होंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं अगली बार इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।